मैम, आप ये किस तरीके का टेम्पलेट बांट रही है? हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा मॉडलिंग कॉन्सर्ट होने वाला है और उस मॉडलिंग कॉन्सर्ट में कॉलेज की जो भी लड़की विजेता बनेगी उसको हमारे कॉलेज से मशहूर फैशन डिजाइनर के पास भेजा जाएगा, जहां वो लड़की मॉडलिंग करेगी। और हाँ, इस मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी फीस 500 रुपए है। वाह वाह, मॉडलिंग कंसर्ट! मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी इसमें। मेरे पास खुद के बचाए हुए 500 रुपए हैं। जाती हूँ, रजिस्ट्रेशन करा लेती हूँ। अब नताशा 500 रुपए लेकर केबिन में आती है। मैम, वो मुझे मॉडलिंग कंसर्ट में हिस्सा लेना है। क्या तुम भी मॉडलिंग कंसर्ट में हिस्सा लोगी? तुमने अपना ड्रेसिंग सेंस देखा है? मेरी बात मानो तो तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मॉडलिंग कंसर्ट में काफी फैंसी और डिजाइनर कपड़े पहनने होंगे। क्या तुम ऐसी ड्रेस अफोर्ड कर पाओगी? हाँ मैम, मैं कर लूंगी अफोर्ड, बस आप मेरा नाम रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है। नताशा जैसे ही केबिन से बाहर निकलती है कि उसे 4 से 5 लड़कियां घेर लेती हैं और उसके ऊपर तेज तेज हंसने लगती हैं। अच्छा, तो तुम जैसी चंपू लड़कियां भी इस मॉडलिंग कंसर्ट में रजिस्ट्रेशन करा रही हैं? कंसर्ट में हिस्सा लेने से क्या होता है? मॉडलिंग करने के लिए ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए, जो इस गरीब लड़की के पास बिल्कुल नहीं है। सही कहा, इसका हुलिया तो बहुत ही गवारों जैसा है। बालों में रिबन की चोटी, पुराना सा सूट और भद्दा सा कंधों पर दुपट्टा। अरे इन कपड़ों में तो मॉडलिंग कंसर्ट करोगी? मेरी बात मानो तो अब भी वक्त है मॉडलिंग कॉन्सर्ट से अपना नाम वापस ले लो। तुम लोगों को जो बोला है बोलते रहो, पर मैं इस मॉडलिंग कंसर्ट से अपना नाम वापस नहीं लूंगी। अब नताशा हैरान परेशान होती हुई अपने घर आती है। माँ, मुझे भी डिजाइनर और फैंसी कपड़े चाहिए। मुझे अपने कॉलेज में मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना है और मुझे वो प्रतियोगिता जीतनी है। अरे बेटी, कैसी प्रतियोगिता और कैसी फैंसी ड्रेस? तू जानती तो है कि मैं तुझे बाजार के कपड़े लाकर देती हूँ पहनने के लिए, फिर फैंसी कपड़े वो मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अच्छा ये सब छोड़, तुझे पता है तेरे भाई को लड़की वाले देखने आए थे और रिश्ता पक्का करके गए हैं। कुछ दिनों बाद तेरे भाई की शादी है। ठीक है माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और नताशा के भाई की शादी पूरे विधि विधान से हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह आरोही पहले रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है। वहीं आरोही अपनी नंद का खाना उसके कमरे में देने जाती है। नताशा, तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ, लो खा लो। ठीक है, आप मेज पर रख दो, मैं खा लूंगी। नताशा, अभी खाना गर्म है, खा लो, बाद में ठंडा हो जाएगा। अरे आपसे जितना कहा है आप उतना कीजिए और कमरे से जाइए, मैं काम कर रही हूँ। आरोही को अपनी नंद का ये रूखा बर्ताव अजीब लगता है, पर वो चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। इसी तरह एक दिन आरोही घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक कोने में धूल में लिपटी हुई एक सिलाई मशीन नजर आती है। माँ जी, ये सिलाई मशीन किसकी है? घर में कोई सिलाई जानता है क्या? हाँ बहू, शादी से पहले मैं सिलाई करती थी, शादी के बाद भी कुछ समय तक किया, फिर आंखों की रोशनी जाने लगी तो मैंने इसको बंद करके रख दिया। ठीक है माँ जी, मैं इसे साफ कर देती हूँ, मुझे सिलाई का काम आता है, आज से मैं इसे चलाऊंगी। अब आरोही सिलाई मशीन चलाना शुरू करती है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सरिता। अरे बहू, तुम कब से सिलाई कर रही है? ऐसा क्या सिल रही है जो अब तक बना ही नहीं? माँ जी, मैं अपनी ननद के लिए कुछ सिल रही हूँ। इतने में नताशा वहाँ आती है। अरे भाभी, आपने ये क्या ड्रामा लगा रखा है? सिलाई मशीन का दिन भर शोर करती रहती हो। सॉरी नताशा, मैं अभी इसे बंद कर देती हूँ। आरोही को फिर से नताशा का ये चिड़चिड़ा बर्ताव अजीब लगता है। माँ जी, ये ननद जी इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हैं? अरे बहू, क्या बताऊं, तू जानती है कि हमारा परिवार कितना गरीब है, पर तेरी ननद ने एक मॉडलिंग कंसर्ट में हिस्सा ले लिया है, जिसके लिए उसे कोई डिजाइनर ड्रेस चाहिए। इसीलिए सारा दिन फोन में सस्ते डिजाइनर ड्रेस खोजती रहती है और तब से ही चिड़चिड़ी हो गई है। अच्छा, ये बात है। वैसे माँ जी, ये जो ड्रेस मैं सिल रही थी ना, वो भी बनकर तैयार हो गई है। जाती हूँ, ननद जी को दे आती हूँ। ठीक है बहू। आरोही नताशा के पास आ रही होती है, जहाँ नताशा दरवाजे पर खड़ी अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। नताशा, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। ठीक है, आप मेरे कमरे में रख दो, मैं देख लूंगी। अरे हमारी ब्यूटीफुल मॉडल, तू पार्टी में नहीं आ रही है क्या? बिपाशा ने तो तुझे भी बुलाया है।
नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। लगता है हमारी मिस वर्ल्ड के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, तभी मना कर रही है। सभी लड़कियां मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद अरे भाभी कुछ लेकर आई थी, वो तो मैंने देखा ही नहीं। नताशा कमरे में आकर देखती है कि उसके पलंग पर एक लाल कलर का वन पीस ड्रेस रखा हुआ है जो कि स्लीवलेस है और उस ड्रेस पर सुंदर सुंदर सफेद फूल बने हुए हैं। ओह गॉड, इतनी खूबसूरत ड्रेस भाभी मेरे लिए लेकर आई थी। अब मैं इसे पहनकर बर्थडे पार्टी पर जाऊंगी। दूर खड़ी आरोही अपनी नंद को खुश देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं नताशा उस वन पीस ड्रेस को पहनकर बर्थडे पार्टी में जाती है। ओह माय गॉड, तुम जैसी गवार लड़की का ड्रेसिंग सेंस इतना मॉडर्न कैसे हो सकता है? अरे नताशा, तुमने तो अपना पूरा ही गेटअप ही बदल दिया। सूट सलवार से सीधा वन पीस में। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वैसे नताशा, कहाँ से लिया तुमने ये खूबसूरत वन पीस ड्रेस? ये ड्रेस मेरी भाभी ने मेरे लिए तैयार किया है। अब बर्थडे पार्टी में नताशा की सभी लोग तारीफ करते हैं, जिससे नताशा बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपने मेरे लिए बहुत अच्छा ड्रेस सिला था। बर्थडे पार्टी में सबने मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ की। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरे हाथ का सिला हुआ ड्रेस पसंद आया। अब उसी दिन नताशा शाम को आंगन में एक फेमस मॉडल की तरह कमर पर हाथ रख के वॉक करने की कोशिश कर रही होती है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, कमा स्ट्रेट, फोकस ओनली ऑन फ्रंट। वॉक तो सीख गई हूँ मैं, पर डिजाइनर ड्रेस ये तो अभी मैं अरेंज ही नहीं कर पाई हूँ। मॉडलिंग का दिन भी नजदीक आता जा रहा है। दूसरी तरफ घर की छोटी सी खिड़की से आरोही ये सब देख रही होती है। ननद जी तो बहुत परेशान हो रही हैं अपनी मॉडलिंग कंसर्ट को लेकर। कुछ तो करना पड़ेगा। अब आरोही बाजार से सस्ते फैब्रिक लेकर आती है और दिन रात उस फैब्रिक से डिजाइनर ड्रेस बनाना शुरू करती है। वहीं नताशा अब भी फोन में सस्ते डिजाइनर ड्रेस तलाश कर रही होती है, लेकिन उससे कहीं कोई ड्रेस नहीं मिलती। धीरे धीरे नताशा अब हिम्मत हारने लगती है। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं, तभी एक दिन नताशा खाट पर बैठ के, आप सही कह रही थी माँ, हम जैसे गरीब परिवार की लड़की इस तरह की मॉडलिंग कॉन्सर्ट में हिस्सा नहीं ले सकती है। मैं जा रही हूँ आज ही अपना नाम मॉडलिंग कॉन्सर्ट से हटवाने के लिए। नताशा उठकर जा ही रही होती है कि इतने में आरोही अपने हाथ में एक सुंदर सी ड्रेस लेकर उसकी तरफ आती है। रुको नताशा, तुम्हें अपना नाम मॉडलिंग कंसर्ट से हटवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस सिली है। ये देखो। अरे वाह भाभी, ये ड्रेस तो बहुत डिजाइनर और फैंसी लग रही है। थैंक यू सो मच भाभी, मैं ऐसी ही ड्रेस की तलाश में थी। अब कुछ समय बाद मॉडलिंग कॉन्सर्ट का दिन आता है। कॉलेज की सभी लड़कियां डिजाइनर ड्रेस में खड़ी होती हैं। एक एक करके सभी लड़कियां रैंप वॉक करती हैं और फिर नताशा का नंबर आता है, जहां नताशा अपनी दर्जी भाभी के हाथ का बना सुंदर सा वन पीस डिजाइनर गाउन पहन कर आती है, जिस पर उसकी भाभी ने खूबसूरती से ग्लिटर का काम किया होता है। उस ड्रेस की स्लीव्स और नेक भी बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया होता है। नताशा जैसे ही रैंप वॉक शुरू करती है, जज की निगाहें नताशा के ऊपर ही टिक जाती हैं। ओह माय गॉड, ये लड़की कितने अच्छे से मॉडलिंग कर रही है। इसका वॉक और ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ब्रिलियंट लग रहा है। रियली, मुझे भी ये मॉडल बहुत पसंद आई। अब टाइम आ गया है कि हम इस लड़की को मॉडल ऑफ द ईयर घोषित कर दें। अब सभी जज स्टेज से उठकर नताशा के पास आकर उसके सिर पर ताज पहनाते हैं और उसे मॉडल ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। माँ जी देखिए, हमारी ननन जी मशहूर मॉडल बन गई। ऐसे कैसे नहीं बनती, आखिर उसकी दर्जी भाभी ने इतना खूबसूरत ड्रेस जो सिला था उसके लिए। कंग्रेचुलेशंस नताशा, तुम मॉडल ऑफ द ईयर बन चुकी हो, एक मशहूर मॉडल। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी ये मॉडलिंग जीतती उसे एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर डिपार्टमेंट में मॉडलिंग के लिए भेजा जाता। अब तुम भी वहीं जाओगी मॉडलिंग करने के लिए। वैसे तुम्हारी ये मॉडलिंग ड्रेस भी काफी सुंदर है। कहाँ से ली तुमने ये ड्रेस? जी, ये मेरी दर्जी भाभी ने अपने हाथों से सिला है। अच्छा, जरा बुलाइए उन्हें भी। नताशा अपनी भाभी को बुलाती है। आपने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस सिली है अपनी नंद की। आपका टैलेंट देखकर हम चाहते हैं कि आप भी हमारे मॉडल के लिए डिजाइनर ड्रेस सिलें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया। अब जहां नताशा एक मशहूर मॉडल बनती है, वहीं उसकी दर्जी भाभी भी एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है, जो मशहूर मॉडल के कपड़े सिलने शुरू कर देती है। आंधी तूफान में भी आंगन में खाना बनवाने वाली सास। हे भगवान, ये चूल्हे से कितना काला धुआं निकल रहा है। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। अब गायत्री इतना कहती है कि तभी तेज तेज आंधी तूफान आनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ काले बादल लग जाते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। गायत्री जल्दी जल्दी सारे सामान को समेटने लगती है।
अरे देवा, इस बारिश को भी अभी ही आना था। इतनी मेहनत से मेरा खाना बना था, लेकिन इस आंधी तूफान बारिश ने सब खराब कर दिया। चलो, अब जो बच गया है उसे फटाफट घर के अंदर ले जाती हूँ। अब गायत्री बारिश में भीगती हुई खानों को जल्दी जल्दी लेकर घर की तरफ आ रही होती है। तभी उसका पैर उसकी साड़ी में लिपट कर फंस जाता है और वो वहीं गिर जाती है। हाय तौबा, ये क्या हो गया? मेरा पैर! आह! अब गायत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारा परिवार छाता लेकर बाहर आता है, जिसके बाद अंकित अपनी माँ को उठाते हुए, माँ आप ठीक तो है ना? अरे आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं बेटा, भगवान की दया से ज्यादा चोट तो नहीं आई है। अब तेरी भी उम्र हो गई है गायत्री, तुझसे अब इतना काम नहीं होता और ये भागा दौड़ी भी तू नहीं कर पाती। हाँ, तुम्हारी अब उम्र हो गई है। मुझे लगता है अब इस घर में तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे अपने बेटे की बहू को लेके आना ही पड़ेगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। मैं भी कॉलेज स्टडी में बिजी रहती हूँ। भाभी आएगी तो माँ को बहुत मदद मिलेगी। अब कुछ ही महीनों में गायत्री अपने बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह सपना अपनी रसोई को ढूंढती हुई चारों तरफ निगाह घुमाती है। अरे, ये इस तरफ मेरा कमरा, उस तरफ मम्मी पापा जी का कमरा, वहाँ उधर दादी जी का कमरा और सबकी टॉयलेट उनके कमरे में ही है। उस तरफ से एक सीढ़ियाँ जा रही है जो छत की तरफ जाती है। फिर पूरे घर में रसोई कहाँ है? अब सपना परेशान हो ही रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास और दादी सास आती है। अरे क्या हुआ बहू, परेशान हो किसी बात से? हाँ माँ जी, दरअसल आज मेरी पहली रसोई है, पर मैंने चारों तरफ देखा, कहीं रसोई नजर नहीं आ रही है। अरे गायत्री, ये अभी नहीं है, इसे समझा तो देती कहाँ क्या है। हाँ माँ जी, वो बहू, यहाँ इस गांव में रसोई घर के अंदर नहीं होती है, घर के बाहर आंगन है, वहीं होती है। क्या आंगन में? पर आज से पहले तो मैंने माँ जी कभी ऐसे आंगन में बैठकर खाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, हमने भी नहीं बनाया था, फिर बनाते बनाते हमने भी सब सीख लिया, तुम भी सीख जाओगी। सपना नई थी, इसलिए वो अपनी सास से सवाल जवाब नहीं करती। अब सपना अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए आंगन में आती है, जहाँ मिट्टी का एक चूल्हा बना होता है, सिलबट्टे रखे होते हैं, मसाले के डिब्बे बर्तन सब रखा होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसके बाद सपना आंगन में बैठकर खाना बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ पर उसकी नंद निधि आती है। अरे भाभी, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आंगन में आपको तो खाना बनाने में मजा आ रहा होगा। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। अब सपना पहली रसोई का खाना बनाकर पूरे परिवार को घर में खिलाती है। अरे वाह, तुमने तो चूल्हे पर खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। हाँ, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगा था बहू चूल्हे पर खाना नहीं बना पाएगी। हाँ, बनाया तो अच्छा खाना है, शुक्रिया आप सभी का। अब अगले दिन सुबह जब सपना आंगन में खाना बनाने के लिए आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ मसाले के सारे डिब्बे गिरे हुए हैं, लकड़ियां बारिश के पानी से गीली हो चुकी हैं। अरे लगता है कल रात आंधी तूफान बारिश आया था, तभी सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। अब मुझे दूसरी लकड़ियां लानी होंगी। अब सपना पैसे लेकर एक लकड़ी के गोदाम में जाती है और कट्टा भर के लकड़ी खरीद कर घर लेकर आती है और आंगन में बैठकर खाना बनाना शुरू करती है। सपना का खाना बनकर तैयार होता ही है कि तब तक जोरों से आंधी चलने लगती है और चारों तरफ काले बादल घिराते हैं और तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण चूल्हे पर चढ़ा कढ़ाई बारिश के पानी से भर जाता है और कढ़ाई में रखा सारा खाना चूल्हे पर गिरने लगता है। हे भगवान, इतनी मेहनत से मैंने आंगन में बैठकर खाना बनाया था और इस आंधी तूफान बारिश ने तो सब खराब कर दिया। अब मैं सबको क्या खिलाऊंगी? तभी छाता लेकर वहाँ गायत्री आती है। अरे ये क्या हुआ बहू, सारा खाना तो तेरा खराब हो गया। चल थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद खाना बना लेना। अब कुछ देर बाद जब थोड़ी बारिश थमती है तो सपना फिर से आंगन में बैठकर खाना बनाना शुरू करती है। चलो इस बार तो मैं खाना फटाफट बनाकर रख लूंगी। अब सपना जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बनाकर उसे घर में ला रही होती है कि तभी अचानक से जोरों शोरों से आंधी और तूफान आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सपना के हाथ में रखा खाने का भगोना आंधी में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, सत्यानाश, मेरा तो सारा खाना गिर गया इस आंधी तूफान में। इस आंधी तूफान को भी अभी ही आना था। अब मैं सासू माँ को क्या जवाब दूंगी? अब सपना को खाली हाथ देखकर गायत्री, अरे बहू, खाना कहाँ है? हम खाने का इंतजार कर रहे थे।
माँ जी मैंने खाना बनाया तो था, पर मैं जैसे ही खाना घर की तरफ लेकर आ रही थी कि तभी आंधी तूफान में मेरा सारा खाना उड़कर जमीन पर गिर गया और सब खराब हो गया। लो जी, यहाँ पेट में लाले पड़े हैं और बहू ने सारा खाना जमीन को खिला दिया। माँ जी नहीं बन पाता आंगन में खाना। ऐसे कैसे नहीं बन पाता? बहाना बनाना बंद करोगी तो अभी तो बनेगा खाना, अपने आप ही आ जाएगा क्या? अब अगले दिन सपना अपने खाने को आंधी तूफान से बचाने के लिए चूल्हे के चारों तरफ पन्नी से घेर देती है और अपने हाथ में एक छाता रखती है। चलो छाता भी रख लिया, अब बारिश आई तो इससे मदद मिल जाएगी। और चूल्हे को चारों तरफ से घेर दिया है, अब आंधी तूफान में खाना भी खराब नहीं होगा। अब सपना चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर परात में आटा लगाने लगती है। तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और तेज तेज तूफान आना शुरू हो जाता है, जिससे सपना का लगाया हुआ पन्नी तूफान में कहीं दूर उड़ जाता है। अरे क्या अचानक से फिर से मौसम कैसे खराब हो गया? पन्नी भी तूफान में उड़ गया। आसमान में चारों तरफ बिजलियां कड़क रही है। मुझे लगता है बारिश आने वाली है। मैं अपना छाता खोल लेती हूँ। अब तेज तेज आंधी तूफान में सपना छाता खोलकर खाना बना रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की भारी बूंदों से छाता इधर से उधर डगमगाने लगता है और इसी तरह तेज आंधी में सपना का छाता भी उड़ जाता है। अब सपना को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में वही कच्चा पक्का मिट्टी वाला खाना अपने ससुराल वालों के आगे परोस देती है। अरे ये कैसा कच्चा पक्का खाना बनाया है? हाँ, खाना बहुत घटिया बना है और तो और खाने में कंकड़ और धूल मिट्टी भी है। बहू ये सब क्या है? ऐसे खाना बनाते हैं? माँ जी बाहर का मौसम जरूरत से ज्यादा खराब है, इसलिए खाना ऐसा ही बन रहा है। आप रसोई घर क्यों नहीं बनवाती? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी तरह गांव की हजारों बहू हैं जो आंगन में खाना बनाती है। माँ जी जो बहुएं आंगन में खाना बनाती है उनके आंगन में चूल्हे के आगे ईंटों की दीवार खड़ी है, पर आपने तो वो भी नहीं करवा रखा, जिससे आंधी तूफान में खाना खराब हो जाता है। जुबान चलाने से ज्यादा अच्छा होगा तुम अपने हाथ चलाओ। अब सपना अपनी सास के कहने पर आंधी तूफान में भी चूल्हे पर आंगन में खाना बनाती रहती है। तभी एक दिन जब सपना खाना बना रही होती है तो अचानक मौसम बिगड़ता है। तेज तेज आंधी तूफान शुरू होती है। चूल्हे के पास रखे सभी मसाले के डिब्बे उड़ उड़कर दूसरी ओर गिरने लगते हैं। क्या मुसीबत है? फिर से आंधी तूफान शुरू हो गई। अब सपना इतना कहती ही है कि तूफान में चूल्हे पर चढ़ा कढ़ाई हवा में उड़ता है और गरम गरम सब्जी सपना के शरीर पर गिर जाती है। सपना जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज परिवार के कानों में जाती है। सभी लोग फौरन बाहर भागे भागे आते हैं। बहू बहू ठीक तो है ना? क्या ठीक रहोगे माँ जी? आप यूँ इस तरह रोज रोज आंधी तूफान में मुझसे आंगन में खाना बनवाती है। आज उसी की वजह से मेरा शरीर चल गया। अरे मैं कहती हूँ ऐसी क्या वजह है जो हम रसोई में घर नहीं बना सकते? हाँ माँ बताइए, आज तो मुझे भी जानना है कि आपने आज तक रसोई घर क्यों नहीं बनवाया। कुछ नहीं बेटा, कई वर्ष पहले की बात है। एक ज्योतिष ने इस पूरे गांव को श्राप दिया था कि गांव में जो भी अपने घर में चूल्हा चलाएगा उसकी बहू बांझ हो जाएगी। सास की बात सुनकर सपना उठ खड़ी होती है। लेकिन क्यों? पता नहीं, ये परंपरा इस गांव में मेरे आने से पहले से ही चल रही है। ठीक है माँ जी, अब मैं इस बात का पता खुद लगाऊंगी। अब सपना कई दिनों तक गांव में लोगों से पूछताछ करती है, जिसके बाद उसे महान ज्योतिषी का पता मिलता है और सपना फौरन वहां पहुंचती है और ज्योतिषी से अपनी सारी दास्तान कहती है। बेटी, उस गांव को श्राप मैंने इसलिए दिया था क्योंकि उस गांव वालों ने एक लाचार प्यासी बूढ़ी औरत को इसलिए पानी नहीं पिलाया क्योंकि उसे छुआछूत की बीमारी थी। यह सब देख मुझसे मेरा क्रोध बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उस गांव को श्राप दिया कि जैसे वो पानी के लिए तरस रही है वैसे ये लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए तरसेंगे। बाबा मैं मानती हूँ कि इन गांव वालों ने गलती की थी, पर अब इसका कोई तो समाधान होगा। इसका एक ही समाधान है, जब ये पूरा गांव मिलकर गरीबों के लिए जल योजना शुरू करेगा, उसके बाद ये श्राप पूरी तरह से कट जाएगा। अब सपना ये बात गांव के सभी लोगों को बताती है, जिसके बाद गांव के सदस्य मिलकर गरीबों के लिए एक जल योजना बनाते हैं, जहां सभी गरीबों को बिना भेदभाव के पानी पीने का अधिकार दिया जाता है। और इसी तरह श्राप कटने के बाद गांव के सभी लोग अपनी रसोई घर बना लेते हैं। वहीं सपना भी अब घर में रसोई पाकर बहुत खुश होती है।